के फंक्शंस देखे थे, राइट? कि एक कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको हम बैंक बोलते हैं वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है, हमने वो देखा, राइट? अब उसमें हमने प्राइमरी फंक्शंस प्रीवियस सेशन में कवर किए, राइट? अब आज हमें सेकेंडरी फंक्शंस करने हैं परफॉर्म। अब तुमने एक बात तो नोटिस किया क्या कि भाई प्राइमरी फंक्शन जो है वो उसमें दो टाइप के फंक्शन होते हैं, और इसको प्राइमरी फंक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि बैंक एक्चुअली बनी ही इस पर्पस के लिए थी। पहले बैंक का मुख्य काम क्या था कि वो एक्सेप्टिंग करे और ग्रांटिंग लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन दे, ओके? अब उसमें हमने दो ओवरड्राफ्ट और कैश, ये बिल डिस्काउंटेड विद बैंक हमने देखा, लेकिन ये कैश क्रेडिट होता क्या एग्जैक्टली? ये कैश क्रेडिट क्या होता है पहले इसको समझेंगे आज, और फिर हम इसको बात करेंगे। अब कैश क्रेडिट के बारे में तुमको इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा हुआ है क्या? थोड़ा बहुत निकालो फटाफट। हाँ बेटा यहां ध्यान दो इधर। अब ये देखिए कैश क्रेडिट होता क्या है? दिस फैसिलिटी इज गिवन अगेंस्ट सर्टन सिक्योरिटी, certain security. Customer is granted certain amount up to which he can withdraw. He can withdraw. Separate account is open for this purpose. Interest is charged on the actual amount withdrawn by customer. देखो सुनो, 2 मिनट ध्यान दो। जब भी आप बैंक के अंदर, बैंक का कस्टमर होने के नाते आप बैंक के अंदर अकाउंट खोलते हो, तो उस अकाउंट के अंदर एक फैसिलिटी दी जाती है जिसको बोलते हैं कैश क्रेडिट। ये कैश क्रेडिट का एग्जैक्टली मतलब क्या है कि जहां पे कस्टमर को एक अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट ग्रांट की जाती है कि आप इतना अमाउंट ओवर विड्रॉ कर सकते हो। अब सर आपने ये बात तो बैंक ओवरड्राफ्ट में बताया था। बैंक ओवरड्राफ्ट में आप विड्रॉ नहीं करते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट में कोई तो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करके आप ओवर विड्रॉ करते हो। यहां पे आप बकायदा वो पैसे कैश विड्रॉ कर सकते हो कस्टमर के बैंक अकाउंट से, बैंक के काउंटर से। सेपरेट अकाउंट इज ओपन फॉर दिस पर्पस। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन बाय कस्टमर। अब इस एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूं, ध्यान दो। देखो इधर, आज से 1 साल पहले मेरे फ्रेंड को पैसों की जरूरत थी। मैं आपको बता रहा हूं, रियल बात है। तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे हेल्प मांगी थी कि मतलब मेरे भी हाथ टाइट चल रहे हैं, क्योंकि तब तुम्हारी ये प्रीमाइस का काम चल रहा था और मेरे ऊपर शादी वादी भी थी। तो उस टाइम पे मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया था। तो उसने क्या किया, उसने सिंधु कोऑपरेटिव बैंक में से 1 लाख रुपए विड्रॉ किया, 1 लाख रुपए एज ए लोन लिया, और ये 1 लाख रुपए रोज के 100 रुपए सिंधु बैंक उससे लेती थी। अब 100 रुपए शायद 90 दिन, अब 100 रुपए इंटू 110 दिन कितने होते हैं? 1,10,000 रुपए बराबर है कि नहीं? अब 100 रुपए इंटू 11,000 है। अच्छा, 1000 होंगे फिर शायद से। अब मुझे तो आइडिया नहीं है, याद भी तो है। अब रोज के 1000 रुपए, वो रोज के 1000 रुपए बराबर है क्या? अब रोज के 1000 रुपए सिंधु बैंक ने उसको स्कीम दी थी कि रोज के 1000 रुपए हमारा आदमी आएगा उसको देते आना, और ऐसे 110 दिन में अमाउंट रिकवर कर देना। अब सिंधु बैंक ने, अब 110 दिन नहीं था, 100 मतलब उसको 5000 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे थे, मेरे को उसने बताया था।
अब मुझे इतना आइडिया नहीं बेटा, 1 साल हो गया ना उसको, और कभी ऐसी कोई नौबत भी नहीं पड़ी मुझे, तो इसलिए तो 105 दिन की समथिंग था, तो 1,05,000 रुपये उसको पड़ रहा था रोज के 100 या 1000 रुपये देने पे। हाँ, तो ये शॉर्ट टर्म लोन जो उसने ओवर विड्रॉ किया था, कैश लोन लिया था बैंक से, उसको अपन कैश क्रेडिट बोल सकते हैं। आपको आ रहा है समझ में? यानी एक जब भी आप कोई बैंक के पास जाते हो, अब ये सिंधु बैंक की स्कीम थी, अब जरूरी नहीं कि आपको पैसे ईएमआई में भरना है। शॉर्ट टर्म लोन जनरली ईएमआई में नहीं भरी जाती है, वो वन डाउन ही होती है। लेकिन सिंधु बैंक एक कोऑपरेटिव बैंक है, और कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेट करती है, वो थोड़ा इनफॉर्मल रिलेशंस मेंटेन रखती है। क्यों? क्योंकि कोई भी कोऑपरेटिव बैंक जो है कौन से पर्पस के लिए आई हुई है? फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, वीकर सेक्शन को डेवलप करने के लिए। मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई है? तो इसलिए कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि सिंधु जो कोऑपरेटिव बैंक है ना, वो कोऑपरेटिव बैंक का पर्पस ही होता है फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, तो वो ऐसे भी आपसे पैसे लेती है। यानी आपको बताने का मतलब क्या था इसमें कि जब कोई कस्टमर बैंक के अंदर अकाउंट खोलता है, तो उसकी क्रेडिट रेटिंग देखकर बैंक उसे एक टेम्पररी शॉर्ट टर्म लोन देती है कि आप हमारे अकाउंट से उतना माइनस में अकाउंट निकालो, पैसे निकालो, और उसके लिए एक अलग से अकाउंट खुलता है। यानी आपका सेविंग अकाउंट उसके ऊपर अटैच नहीं होता है, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट नहीं होता है। आप जब पैसे निकालते हो तो बैंक आपका एक अलग अकाउंट खोलती है, और जब आप पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हो तो बैंक आपसे पूछती है कि हम ये पैसा आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करें। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको वो लोन रिडीम ही करना है, पैसे आ गए तो। जैसे एग्जाम्पल, अभी सपोज मैं बैंक के पास गया और बैंक को बोला कि बैंक मुझे लोन चाहिए, तो बैंक ने बोला कितने समय के लिए लोन चाहिए, तो मैंने बोला उसको कि मेरे को 4 महीने के लिए लोन चाहिए। तो बैंक ने मेरा क्रेडिट स्कोर देखा कि भाई कैसा है, मैंने कभी पहले बैड डेट किया है क्या, कभी मैंने कोई इंटरेस्ट बाकी रखा है क्या, कोई ईएमआई बाकी रखी थी क्या, कोई लोन पहले लिए हुए क्या, और लोन अगर मैंने कोई बजाज फाइनेंस से लोन लिया होगा तो फिर उसकी ईएमआई टाइम भरी कि नहीं भरी, कोई ऐसा तो नहीं कि ईएमआई छूट गई, तो उसका क्रेडिट सिविल स्कोर बनता है। क्या बनता है हमारा? अब वो सिविल स्कोर बनने के बाद बैंक ने मुझे बोला कि ठीक है, हम आपको 1 लाख या 1.5 लाख रुपए तक लोन दे सकते हैं। तो बैंक ने मेरे को लोन दे दिया। अब जैसे मेरे को लोन दे दिया तो मेरे अकाउंट में पड़े थे मात्र 3,000 रुपए, किसमें? सेविंग अकाउंट में। तो 1.5 लाख रुपए जब मेरे को बैंक ने लोन दिया, तो वो बैंक ने लोन अकाउंट ये सेविंग अकाउंट में से उसने नहीं लिए, उसने जैसे ही लोन मेरे को ये 1.5 लाख रुपए दिया है 4 महीने के लिए, तो उसने क्या किया, उसने फटाफट एक मेरा अलग से लोन अकाउंट खुल गया। अब मेरे को जब मैंने ई बैंकिंग खोला तो उसमें सेविंग अकाउंट में 3,000 पड़े थे, और यहां पे -1,50,000 दिख रहे थे। कुछ आ रहा समझ में? अब सपोज मैंने 50,000 भरे सेविंग में, तो सेविंग में 50,000 भरने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि बैंक डायरेक्ट मेरे सेविंग से उड़ा देगी और ये डालेगी, नहीं। अगर जब तक मैं बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देता नहीं हूं, तब तक बैंक मुझसे यहाँ पे ये अकाउंट में वो पैसे डाल सकती नहीं है। यानी अगर मैं 50,000 सेविंग में डाल दूं, डिपॉजिट करूं, तो मेरे सेविंग अकाउंट में 53,000 रुपीज दिखेंगे। समझा क्या आपको क्लियर? अब इसमें बैंक ये नहीं बोलेंगी तेरे को 50 आ गए ना वापस दे दे, नो। जब तक हम लोग बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते नहीं, तब तक कि ये लोन अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होते नहीं, और जब तक लोन अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होते तब तक वो रिडीम भी होता नहीं। समझा क्या आपको क्लियर? तो इसलिए कभी भी आप जब शॉर्ट टर्म लोन बैंक से लेने जाते हो या लॉन्ग टर्म कोई भी लोन जाते हो, तो बैंक आपका अलग से लोन अकाउंट खोलती है, आपके सेविंग से लिंक्ड होता है, लेकिन उसको राइट्स नहीं होते हैं कि वो डायरेक्ट उड़ा दे, क्योंकि हो सकता है कि आपने कोई अदर पर्पस के लिए लोन पैसे रखे हो एफडी पे, सेविंग पे, इसलिए डायरेक्ट वो रिडीम नहीं करती। समझा क्या आपको क्लियर? आपको ट्रांसफर स्लिप भरनी पड़ती है, फिर जाके आपका ये सेविंग अकाउंट से लोन अकाउंट में रिडीम होती है। इस तरीके से हेलो तो फिर समझा आपको क्लियर? पक्का? तो वैसे ही बैंक जब शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी यानी कैश उधारी आपको लोन देती है शॉर्ट टर्म, किसके लिए?
शॉर्ट टर्म, तो उसको अपन बोलते हैं कैश क्रेडिट। अब ओवरड्राफ्ट में और कैश क्रेडिट में फर्क क्या है, समझा क्या? ओवरड्राफ्ट में आप कोई तो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करके आप ओवर विड्रॉ करते हो। पूछो क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट होल्डर कभी कैश विड्रॉ कर ही नहीं सकता काउंटर से। आप कभी करंट अकाउंट होल्डर अगर हो, आपका अगर दुकान के नाम पे करंट अकाउंट है, तो आप कभी विड्रॉल स्लिप भर के विड्रॉल नहीं कर सकते, आपको खुद का सेल्फ चेक लगाना पड़ता। कुछ आ रहा समझ में? आपने कभी अगर नोटिस किया होगा तो आपको मालूम होगा विड्रॉल स्लिप सिर्फ सेविंग अकाउंट के लिए चलता है, करंट अकाउंट के लिए नहीं चलता है। करंट अकाउंट के लिए विड्रॉल स्लिप यूज ही नहीं होती है। आपको अगर विड्रॉ करना है तो आपको खुद का ही खुद के नाम का चेक लगाना पड़ेगा, सेल्फ चेक भी होता है जो। बेटा मैं काउंटर कैश की बात कर रहा हूँ, और करंट अकाउंट होल्डर पे हाँ निकाल सकते हो एटीएम से, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो रूल्स है। क्योंकि बिजनेस के पर्पस के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और इसलिए मोस्टली ओवरड्राफ्ट इन चेक फॉर्मेट में होता है। क्या होता है? बाय चेक। और ये कैश जो काउंटर कैश होता है, वो काउंटर कैश से कैश क्रेडिट निकाला जाएगा, और इसके लिए बैंक आपका लोन अकाउंट अलग से खोलेगी, शॉर्ट टर्म लोन, और उसमें इंटरेस्ट भी लेती है। समझ में आ गया आपको? क्लियर? तो ये थे प्राइमरी फंक्शंस बैंक के। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं हमसे, कोई भी क्वेश्चनिंग है यू कैन आस्क। ओके, कोई नहीं है क्वेश्चन? कैश क्रेडिट, देखो कैश क्रेडिट जो है वो बैंक ग्रांट करती है कस्टमर टू कस्टमर। इसके अंदर वो विड्रॉ, कस्टमर जो है वो कैश विड्रॉ कर सकता है बैंक से, यानी बैंक उसको लोन एज लोन की अमाउंट के तौर पे दे देंगे, ये लो 1.5 लाख रुपए निकाल के बकायदा काउंटर से, और उसके लिए लोन अकाउंट अलग से खुलेगा। किसके लिए? उस कस्टमर के लिए जो इस तरीके से लोन ले रहा है। अब लॉन्ग टर्म लोन में और इसमें फर्क क्या है? लॉन्ग टर्म लोन जो होता है, लोन जनरल, वो लोन भी आपके लोन अकाउंट में जाते पैसे अलग से, लेकिन इसमें इसका फर्क और उसमें फर्क है, ये शॉर्ट टर्म है वो लॉन्ग टर्म है, ये 1 साल से नीचे का लोन है और वो लॉन्ग टर्म है। और बैंक ओवरड्रा और कैश में फर्क क्या है? यहाँ पे आप ओवर विड्रॉ करते हो, यहाँ पे आप विड्रॉ करते हो कैश जितनी आपको लिमिट दी हुई है, यानी आपके अकाउंट में 3,000 रुपये पड़े, और अगर आपको बैंक ने आपका सिविल स्कोर देखकर आपको बोलते कि 1 लाख तक के आप शॉर्ट टर्म लोन हमसे ले सकते हो, तो 1 लाख रुपए आप कैश काउंटर बैंक के काउंटर से विड्रॉ कर सकते हो। और जब आपने विड्रॉ जितना भी विड्रॉ किया उसके लिए आपका लोन अकाउंट अलग से खुलेगा और उस पर आपका इंटरेस्ट चार्ज रहेगा, और अगर आपने रिडीम नहीं किया तो वो अमाउंट और बढ़ती जाएगी। बस इतना है पार्ट। हाँ बोलिए। देखो अब ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, ओवरड्राफ्ट में कोई अलग से अकाउंट नहीं खुलता है, आपका करंट अकाउंट माइनस दिखता है, आपका करंट अकाउंट माइनस में दिखता है, बराबर है कि नहीं? माइनस में यानी डेबिट में, डेबिट बैलेंस बोलते इसको। क्या बोलते इसको? डेबिट बैलेंस, यानी आपको बैंक को देना बाकी है, क्योंकि ये बैंक, ये जो पासबुक में डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस दिखता है वो बैंक के हिसाब से सोचना पड़ता है, क्योंकि पासबुक बैंक के हिसाब से बनता है, बराबर है कि नहीं? अब जैसे ही तुमने ओवरड्राफ्ट, जैसे तुमने करंट अकाउंट में पैसे भर दिए कि वो ओवरड्राफ्ट माइनस होकर आपका क्रेडिट आ जाएगा। लेकिन ये कैश क्रेडिट में क्या होता है? कैश क्रेडिट में जब तक आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक को देते नहीं हो तब तक आपके ये लोन अकाउंट रिडीम नहीं होगा, और ये इसके लिए अलग से अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, इसके लिए अलग से लोन अकाउंट खुलता है। किसके लिए? कैश क्रेडिट के लिए। बस ये डिफरेंस है। जैसे अभी एग्जाम्पल, अभी आपने ओवरड्राफ्ट लिया है 50,000 रुपए का, तो आपके इसमें डेबिट बैलेंस 50 दिख रहा है। अब आपने कल को 60,000 रुपए करंट अकाउंट भर दिए, तो बैंक सबसे पहले वो ओवर विड्रॉ माइनस कर देगी और आपके अकाउंट में 10,000 रुपए क्रेडिट कर देगी। 50 अपने ले लेंगी वापस और 10,000 रुपए और जो भी इंटरेस्ट देना होगा वो ले और काट के ले लेगी। समझा आपको? क्लियर? यानी इसके लिए कोई अलग से अकाउंट नहीं खुलता है, लेकिन इसके लिए आपको अलग से अकाउंट खोलना पड़ेगा। इट्स अ लोन अकाउंट जस्ट लाइक। हाँ बोलिए।
शॉर्ट टर्म्स में तीनों में इंटरेस्ट ज्यादा ही होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन है ना, बैंक को पता है 3 या 4 महीने या 5 महीने से ऊपर अनसिक्योर्ड है। शॉर्ट टर्म लोन सब अनसिक्योर्ड है ना, सिक्योरिटी रहता है, लेकिन सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं, इधर गारंटर भी आ सकता है, चलेगा। लोन अकाउंट में भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो सकती है क्या? अगर लोन अकाउंट बिजनेस के लिए खोला हो, लोन अकाउंट अगर बिजनेस पर्पस के लिए खोला, जैसे कि कोई सीजन आ गई तो उसके लिए लोन लिया, हाँ, उसके लिए लोन अकाउंट खोल दिया, उसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल सकती है क्या? नहीं नहीं लोन है तो उसमें मिल सकता क्या है? नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, तो नहीं बोला ना, ओके। चलो आगे बढ़ू, यस, ओके। अभी हमने ये प्राइमरी फंक्शन देखा, जो मेन मुख्य फंक्शन थे बैंक के। अब हम पढ़ना है सेकेंडरी फंक्शन। अब बैंक के सेकेंडरी फंक्शन जो भी है वो 2 पार्ट में डिवाइड किए, एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। अब एजेंसी फंक्शन किसे कहेंगे, 2 मिनट ध्यान दो। एजेंसी फंक्शन का मतलब होता है जहां पे बैंक एज ए एजेंट बनकर, एज ए इंटरमीडिएट बनकर अपने कस्टमर के बिहाफ में थर्ड पार्टी से, एक्सटर्नल पार्टी बोलो या थर्ड पार्टी बोलो, या बाहर वाला, थर्ड पार्टी से डील करती है। और इस काम के लिए भी बैंक कुछ आपसे चार्जेस लेती है और इससे भी कमाती है, तो उसको बोलते हैं एजेंसी फंक्शन। तो जैसे जैसे बैंकिंग एमर्ज हुआ, क्या हुआ, तो बैंक की बुक और भरने लगी, बैंक ने कुछ अदर सर्विसेज भी देना शुरू किया, और वो सारे सर्विसेज को हमने नाम दिया सेकेंडरी सर्विसेज, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द बैंक। और उसमें पहला फंक्शन है क्या, एजेंसी फंक्शन। और एजेंसी फंक्शन किसको बोलते हैं, जहां पे बैंक थर्ड पार्टी से डील करता है अपने कस्टमर के बिहाफ में एज ए एजेंट बनकर। समझ आपको क्लियर, ये बैंक है, ये कस्टमर है बैंक का, और वो थर्ड पार्टी से डील कर रहा है, तो उसको बोलेंगे एजेंसी फंक्शन। और ये जो डील कर रहा है बैंक कस्टमर के बिहाफ में, अपने कस्टमर के बिहाफ में, तो वो बैंक एज ए एजेंट काम कर रहा है, और जब ये काम करता है तो उसके वो कुछ चार्जेस लेता है। अब ऐसे कौन कौन से फंक्शन एजेंसी देखते हैं। पहला फंक्शन है कलेक्शन ऑफ चेक, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अब आप देखो, अगर आपके पास कोई अदर बैंक अकाउंट का चेक है, जिस एग्जाम्पल अभी कलेक्शन ऑफ चेक किसको बोलते हैं, जिस एग्जाम्पल सपोज मैं एक बैंक का मैनेजर हूं, हमारी एक बैंक है, अब ऋषि हमारा कस्टमर है, अब ऋषि के कस्टमर, ऋषि एक्सिस बैंक में खाता है, हमारी एक्सिस बैंक है। अब ऋषि एक्सिस बैंक के अंदर अकाउंट होल्डर है, यानी कस्टमर है एक्सिस बैंक का, लेकिन ऋषि का कस्टमर जो है विशाल, इसने ऋषि से माल लिया और इसको चेक दिया, एसबीआई का चेक। तो अब ऋषि ने जैसे ही एसबीआई का चेक लिया, तो पहला क्वेश्चन क्या, ऋषि वो चेक एक्सेप्ट कर सकता है, यस, क्योंकि बैंक एजेंट बैठी है। तो फिर ऋषि ने विशाल से एसबीआई का चेक लिया, अब ऋषि को एसबीआई की ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। ऋषि यही एसबीआई का चेक जो है वो अपनी बैंक में आएगा, और उसकी बैंक एसबीआई के बैंक के पास जाएगी, और ऋषि के अकाउंट, विशाल के अकाउंट से पैसे निकाल के इसको देगी, और ये बैंक जो है, ऋषि की जो बैंक है, वो ऋषि के अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर देगी, डाल देगी। तो बताओ यहाँ पे ऋषि की बैंक ने क्या काम किया, ऋषि की बैंक ने एज ए एजेंट काम किया कि नहीं, इसी को बोलते कलेक्शन ऑफ चेक्स। समझा क्या आपको क्लियर। इसलिए आज कोई भी बैंक का आप जो चेक लेते हो वो अलाउड है, क्योंकि सब एक जगह पे मिलते हैं सारे बैंक वाले, और एक दूसरे का चेक
अदला बदली करते हैं, इसको बोलते हैं क्लियरेंस ऑफ चेक। क्या बोलते हैं इसको अपन? इसलिए आप देखो कोई भी बैंक का चेक आज आप ले सकते हो, क्योंकि आपकी बैंक एजेंट बनकर दूसरों की बैंक से, यानी आपके कस्टमर की बैंक से, जिसका आपका बैंक का, जिसका आपने चेक लिया है उसके बैंक से वो पैसे लेके आपके अकाउंट में डालेंगे। अभी मॉडर्न टाइम में तो आरबीआई के थ्रू होता ना, जैसे कि इधर आरबीआई के थ्रू बताया था मैंने कि क्लियरिंग ऑफ फैसिलिटी आरबीआई की है। वो सब ऑटोमेशन हो गया अभी, ऐसा बोल सकते हैं। पहले मैनुअल होता था, मैनुअल, लेकिन ऑटोमेटेशन हो गया अभी, लेकिन होता है। अब सर इसमें बैंक कमाती कहाँ है? हम सुनो चार्जेस देती है बैंक। बैंक चार्जेस तब लेती है जब बाउंस होता है। वो बोलती है कि हम रिकामी है क्या, किसी के भी अकाउंट में पैसे नहीं रहे अगर, तो बैंक, दोनों बैंक की चार्ज करती है। जिसका चेक बाउंस हो उसका भी, और जिसके अकाउंट से चेक बाउंस हो उसको भी चार्जेस लगते हैं। और ये चार्जेस बैंक टू बैंक डिफर करते हैं, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। कोई बोलता है हम बाउंस के 500 रुपए लेंगे, कोई बोलता है हम 200 रुपए लेंगे, कोई 100 रुपए में ठंडा हो जाता। तो कहने का मतलब है ये बैंक चार्जेस बैंक टू बैंक डिफर करते हैं, और बैंक इससे कमाती है। समझा आपको क्लियर? अरे आ रहा क्या समझ में आपको क्लियर? हाँ बोलिए। तो फॉरेन बैंक का चेक एक्सिम बैंक में लगता है, एक्सिम बैंक। अभी टाइप्स ऑफ बैंक जब पढ़ेंगे तो आपको उसमें पढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सिम बैंक। ये आगे आपको टाइप्स ऑफ बैंक है ना, इसी में है बैंकिंग में, तब आपको पढ़ाएंगे। आपस में चर्चा मत करो। समझा आपको क्लियर? गर्ल्स क्लियर है? ऑल क्लियर? सो एजेंट कैसे बनती है बैंक, समझा? और चेक क्लियरेंस कैसे होता है, समझा आपको क्लियर? अब बैंक सिर्फ चेक नहीं लेती है। अगर कोई कंपनी का डिविडेंड भी आता है, और अगर कंपनी को आपने मैंडेट फॉर्म भरा हुआ है, मैंडेट फॉर्म पढ़ाया था अभी मैंने, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड वाला पॉइंट है, तो पेमेंट ऑफ, मेथड ऑफ, मोड्स ऑफ पेमेंट पढ़ाया था ना आपको मैंने डिविडेंड का। तो अगर कोई मैंडेट फॉर्म किसी शेयर होल्डर ने भरा हुआ है और बैंक की डिटेल कंपनी को दिया, तो कंपनी डायरेक्ट आपका डिविडेंड का पैसा या इंटरेस्ट का पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है। बराबर है कि नहीं? तो वहां पे बैंक कौन बन गई? आपकी एजेंट, जो आपके बिहाफ में आपकी कंपनी से पैसा लेके आपके अकाउंट में डालती है। तो इसलिए बैंक वहां पे क्या बनती है? एजेंट। तो इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ चेक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। जैसे एग्जांपल, अभी सपोज एक्सिस बैंक का अकाउंट होल्डर है जतिन। ये कस्टमर है, कौन है ये? अब जतिन ने एक कंपनी के शेयर लिए हुए, एक कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, क्या किया? और जतिन ने मैंडेट फॉर्म भर के दिया हुआ है। अब डिविडेंड एक कंपनी डायरेक्ट एक्सिस बैंक को देगी, और एक्सिस बैंक जतिन के अकाउंट में क्रेडिट कर देगी, डाल देगी। तो बताओ यहाँ पे बैंक कौन हुई? ऐसे एजेंट बनी कि नहीं बनी? किसके बीच में? जतिन और ए कंपनी के बीच। अब जतिन कौन है? कस्टमर, और ए कंपनी कौन है? थर्ड पार्टी, बैंक के लिए। समझा आपको क्लियर? तो कभी कभार बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देने के बाद बैंक हमारे बिहाफ में हमारा डिविडेंड भी कलेक्ट करती है। वैसे ही इंटरेस्ट भी है। अब जतिन ने अगर सपोज शेयर ना खरीदते हुए डिबेंचर खरीदे चले, तो फिर ए कंपनी एक्सिस बैंक को, जतिन की बैंक को क्या देता था? इंटरेस्ट, और फिर इंटरेस्ट अकाउंट क्रिएट करती थी। तो इसलिए इंटरेस्ट हो या डिविडेंड हो, बैंक डायरेक्ट आपके बिहाफ में पैसा कलेक्ट करती है और आपके अकाउंट में डालती है, तब बन जाती है बैंक एज अ एजेंट। क्या बनती है? फिर आगे नेक्स्ट मोड जो है, एक मिनट, हाँ बोलिए। नो नीड इट। पूछो क्यों? क्योंकि डिपॉजिट तो कोई भी किसी के अकाउंट में करता है, बैंक को इन्फॉर्म नहीं करना पड़ता है। आप अगर आज किसी के अकाउंट में पैसे डालते हो, किसी के भी, आप उस बैंक के कस्टमर हो नहीं हो, बैंक आपसे पूछता है आप कौन हो। इसलिए बैंक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक and granting loans to only customers, advances. Got it? Okay. यहां ध्यान देंगे सभी लोग। अब और कौन से फंक्शन है? एजेंसी फंक्शन देखते हैं। 2 मिनट यहां ध्यान दो। अब धीरे धीरे सब समझो कंसेप्ट पहले, फिर मैं आपको लैंग्वेज पढ़ाता हूं। देखो शुरुआत में चैप्टर नंबर 4 जो है ना, चैप्टर नंबर 4 जो है 4,
ध्यान दो, 4 जो है वो थोड़ा मतलब लेंदी है, टाइम इसको लगना, बाकी चैप्टर जैसे 4 खत्म हो गया कि मेरा रफ्तार रफ्तार में होते आएगा। क्लियर? अब दूसरा है पेमेंट ऑफ रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा। अब कभी कभार क्या होता है, दो मिनट ध्यान दो, आप कभी कभार बैंक को कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हो कि समय पर मेरी पेमेंट करते जाओ। तो आप देखो आजकल गूगल, आपको देखो आजकल गूगल पे की एक ऐड आती है, मम्मी मम्मी बोलती है इलेक्ट्रिसिटी भर दी, गैस भर दिया, गैस का बिल भर दिया, फिर उसके बाद रेंट भर दिया, हाँ। तो फिर तो आजकल बैंक आपको एक और सुविधा दे रही है कि आपके बिहाफ में, कस्टमर के बिहाफ में सिर्फ रिसीव नहीं करती, वो पेमेंट्स भी करती है। आप अगर बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर्म भर दोगे कि 6 महीने में मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम है, खुद ही भरते जा मेरे अकाउंट में से काट के, तो बैंक आपके सारे खर्चे खुद ही भर देंगे आपको बिना पूछे। लेकिन उसके लिए बैंक को आपको ऑथोरिटी देनी पड़ती है, पावर देना पड़ता है। उसके लिए एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म आपको पहले भरना पड़ता है। हाँ, एकदम मिनिमल चार्जेस, नहीं के बराबर बेटा, वो बैंक टू बैंक डिफर करता है। हाँ, अकाउंट में पैसे नहीं तो फिर वहां पे आपका जो बैंक है वो आपसे हायर चार्जेस काट सकती है। क्यों? क्योंकि आपने बैंक को पावर दिया है, तो बैंक रिकाम में तो नहीं बैठी है आपके लिए कि पैसे नहीं रखोगे और बोल रहे हो पेमेंट करो। तो बैंक तो फिर हाँ, इसलिए तो बोलते ना, हम लोग आम जनता वाले लोग, जो नॉर्मल लोग हैं वो नहीं कराते। जो बिजी पर्सन होते हैं, जिनको याद नहीं होता कि इतने खर्चे हमको करना है, हर महीने का रेंट वगैरह, तो उनके बड़े बड़े मेट्रो सिटी में ये बैंक को पावर दिया होता है। मेट्रो सिटी में आप अगर जॉब वॉब करोगे ना कहीं बड़ी कॉर्पोरेट जॉब, तो वहां पे जो बैंक के अकाउंट में पैसे आते हैं तुम्हारे, तो बैंक को पहले ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया कि हर महीने के 1 तारीख को ये लैंडलॉर्ड को 20,000 रुपये पहुंचा दिया कर, अपने आप ये अकाउंट में ट्रांसफर कर, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया कर। तो इस तरीके से बैंक आपका एजेंट बनकर आपके बिहाफ में पेमेंट भी करती है, ना सिर्फ रिसीव करती है सिर्फ। तो आपके जो भी खर्चे हैं मंथली या महीने वाली से या 2-2 महीने या 6 महीने, जो भी आपका खर्चा है, वो सब खर्चा बैंक आपके बिहाफ में पेमेंट करती है। ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन अकाउंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे करंट अकाउंट होल्डर को मिल सकती है और पर्सनल। अब बैंक का अगर दुकान का इंश्योरेंस है, प्रीमियम एक्सपायर होने वाला है, तो बैंक आपको रिमाइंडर करती है कुछ दिन पहले कि आपका इंश्योरेंस आया हुआ है, ड्यू है, पेमेंट करना है क्या, तो हम बोलते कर ले, तो कर लेते हैं। तो इसलिए बैंक एजेंट बन के कस्टमर के ऑल एक्सपेंसेस भी पेड करती है। समझा आपको? क्लियर? सब उसके लिए बैंक को पावर देने पड़ते हैं कि आप पेड करो, तो वो पेड फिर कर लेती है अपने आप। क्लियर पिक्चर? तो इसलिए दूसरा जो काम है वही है कि बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ में पेमेंट भी करती है एजेंट बनकर थर्ड पार्टी को। अब थर्ड पार्टी क्यों बोल रहा हूं? वो जो लैंडलॉर्ड होगा मेरा, जिसको मैं रेंट पे कर रहा हूं, मैं हूं कस्टमर का बैंक अकाउंट होल्डर, बराबर कि नहीं? लेकिन वो जो लैंडलॉर्ड जिसको वो पेमेंट कर रही है, वो तो बैंक के लिए थर्ड पार्टी हुई ना। तो इसलिए बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ में इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेमेंट भी करती है। क्लियर? अब पेमेंट के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस है, रेंट, प्रीमियम, ये मैंने आपको एग्जांपल दिए, आप चाहो तो एक्सेट्रा लिख सकते हो उसके अंदर। फिर नेक्स्ट है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन बोलते हैं इसको। अब फॉरेक्स ट्रांजेक्शन के लिए मैडम ने तुमको सेकेंडरी फंक्शन कुछ पढ़ाया हुआ है क्या? नहीं पढ़ाया हुआ है। पढ़ाऊं मैं? देखो ध्यान दो, देखो सुनो, यहां ध्यान दो। As an agent, the commercial bank purchase and sell foreign exchanges for the customer as per RBI rules. अबे फॉरेन एक्सचेंज पढ़ने के लिए आपको बैंक का एक टाइप पढ़ना पड़ेगा, एक्सिम बैंक।
फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। According to Investopedia, the Forex is a global marketplace for exchanging national currencies. Foreign exchange venues comprise the largest securities market in the world by nominal value, with trillions of dollars changing hands each day. Foreign exchange trading uses currency pairs, priced in terms of one versus the other. ओके देखो, जब आपका व्यापार इंटरनेशनल लेवल पे फैला होता है, जहां पे आप इंपोर्ट भी करते हो और एक्सपोर्ट भी करते हो, तो जो सप्लायर होता है आपका, जिससे आप माल लेते हो, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंपोर्ट भी होता है, कुछ एक्सपोर्ट भी होता है। अब अगर वो जो मेरा सप्लायर है, अब वो सप्लायर सपोज बाहर का है, तो बाहर तो रुपीस चलेगा नहीं और उस देश की करेंसी मेरे पास है नहीं, तो बैंक वहां पे क्या करती है, बैंक को हम अपने रुपीस में पैसे देते हैं और वो फिर उसके करेंसी में उसको कन्वर्ट करके देती है, और इस तरीके से मेरे फॉरेन के ट्रांजेक्शन्स जो है वो चलते रहते हैं, और उसी को बोलते हैं फॉरेन ट्रांजेक्शन है, फॉरेन एक्सचेंज। अब एग्जांपल दूं, देखो इसके बारे में और 2 मिनट में चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ नया चीज है जो सिखा रहा हूं आपको मैं भी। क्या होता था, 2 मिनट ध्यान दो। सबसे अपेक्स लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिंग चलती है इन डॉलर फॉर्मेट में, क्योंकि डॉलर ऐसा चीज है जो हर कंट्री एक्सेप्ट करती है वो करेंसी, बराबर कि नहीं। लेकिन चाइना और जापान ये मार्जिवी कंट्री है, ये बोलती है हमको डॉलर वाला में चाहिए, हमको अपने करेंसी पे चाहिए, और फिर ये देख के हमारे मोदी जी बोलने लगे नहीं तो अगर तुम अगर ऐसे करो तो हम भी अपने अपने करेंसी में लेंगे। फिर तो होता क्या था, 2 मिनट ध्यान दो, समझो उस चीज को। देखो कोई पहले क्या होता था, पहले सपोज इंडिया का कोई मर्चेंट बिजनेसमैन, इंडिया का मर्चेंट जो था, वो इंडिया का मर्चेंट जो है यानी व्यापारी बिजनेसमैन, उसको अगर दूसरे देश से इंपोर्ट करना है गुड्स, क्या करना है, जैसे एग्जांपल अभी सपोज मेरा माल आ रहा है, सपोज रुको नहीं, रशिया से, ठीक है। अब रशिया से व्हाट हैपन, अब रशिया से हमारा माल आ रहा है इंडिया में, इंपोर्ट आ रहा है, तो रशिया वाले क्या बोलते थे, रशिया वाले बोलते थे कि हम आपको गुड्स तो दे रहे हैं, लेकिन हमको जो करेंसी है वो हमारे कंट्री में चाहिए, हमारे करेंसी फॉर्मेट में चाहिए, यहां तो इन द फॉर्म ऑफ डॉलर चाहिए। तो बीच में ये हमारा बिजनेसमैन कमर्शियल बैंक के पास जाता है और वो बोलता है कि क्या आपके पास ऐसी सुविधा है जहां पे हम आपको रुपीस दे और आप रशियन करेंसी या तो एटलीस्ट डॉलर फॉर्मेट में उनको करेंसी दो, ताकि हमारा इंपोर्ट हो पाए गुड्स को। तो कमर्शियल बैंक डायरेक्ट ये काम नहीं करती है, ये आरबीआई के पास से लेती है एक्चुअली, और इन सब एक्सचेंज के वो बदले में चार्जेस काटती है। क्या काटती है, चार्जेस। अब वो चार्जेस बैंक टू बैंक डिफर करता है, मैं उसके लिए कोई मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, नहीं इतने कोई नहीं रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी करेंसी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो फिर ये कमर्शियल बैंक जो है, कमर्शियल बैंक बिजनेसमैन कमर्शियल बैंक को रुपीस में पैसे देता है, और वो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लेकर या आरबीआई की गाइडलाइन से ये उस रशियन बैंक को, रशिया के उस मर्चेंट के बैंक को सप्लायर के बैंक में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करता है इन द फॉर्मेट ऑफ रशियन करेंसी और आइदर डॉलर, और आइदर, क्योंकि डॉलर ऐसा चीज था जो हर जगह एक्सेप्टेबल है, डॉलर करेंसी हर जगह एक्सेप्टेबल है। सबको समझ में आ रहा क्या? अब चाइना वाले ऐसे नहीं करते। अगर कोई बिजनेस मर्चेंट इंडिया का चाइना से माल लेता था, तो वो बोलता था हमको करेंसी चाइना की करेंसी में चाहिए, हम डॉलर में लेंगे नहीं, क्योंकि चाइना कभी मानता ही नहीं कि अमेरिका हमसे ऊपर है। वो बोलता काहेगा ऊपर, हम भी डेवलप्ड है वो भी डेवलप्ड है। बस देखो अमेरिका क्यों ऊपर है मालूम है आपको? क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट है। एक्चुअली वो एक कंट्री नहीं है, वो बहुत सारे स्टेट्स मिलकर वो एक कंट्री डेवलप्ड हुई है एक्चुअली।
अगर आप यूएसए के पीछे स्टडी करोगे तो आपके हिस्ट्री टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। उसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्यों बोलते हैं? अमेरिका एक्चुअली छोटे छोटे स्टेट से मिलके उसको डेवलप करके एक कंट्री बनाई गई है, तो इसलिए उसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं। अरे आ रहा कुछ समझ में? तो चाइना के पास आबादी बहुत है, सेकेंड लार्जेस्ट या फर्स्ट लार्जेस्ट में पॉपुलेशन में वो होंगी, बराबर कि नहीं? इंडिया और चाइना में टक्कर चलता है। तो फिर कहने का मतलब क्या है? तो चाइना डेवलप कंट्री में आ चुकी है आज, ये बात तो मानते हो। और कोरोना के बाद तो उसने अपने आप को इकोनॉमिकली भी बहुत डेवलप कर दिया है। किसी का तो बोलना ये भी है कि चाइना ने कोरोना आया इसलिए था कि ताकि यूनाइटेड स्टेट पीछे गए, बराबर कि नहीं? वो उनका जो भी था लुकआउट, वो अपना कोई मैटर नहीं बनता उसमें। लेकिन अभी मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने बोला अगर इंपोर्टेड गुड्स के लिए आप डॉलर यूज करते हो या चाइना बोलती कि हमको हमारी करेंसी चाहिए, तो फिर जब हम एक्सपोर्ट कर रहे गुड्स को तो हमको भी डॉलर में पहले पैसे आते थे। क्या आते थे? डॉलर में, यानी हमारे व्यापारियों को डॉलर में पैसे आते थे और डॉलर फिर करेंसी, इंडियन करेंसी में, रुपीस में कन्वर्ट होता था। तो अभी मोदी जी ने बोला कि हमको भी अभी फिर रुपीस में दो, डॉलर नहीं लेंगे हम भी। तो इससे क्या हुआ? इससे हमारी करेंसी की एक वैल्यू क्रिएट हुई इंटरनेशनल मार्केट पे। जहां डॉलर का इक्का चलता था, आज हमारी करेंसी भी एक एग्जिस्टेंस में आने लगी कि भाई रुपया भी कोई कम नहीं है। तो इस तरीके से ये बैंक इंटरमीडियन बन के फॉरेन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करते हैं हम लोग, वो भी करेंसी एक्सचेंज करके हमको देती है। फिर वो हमारी करेंसी हो या कोई अदर कंट्री करेंसी हो, आरबीआई से लेकर देती है। आरबीआई वर्ल्ड बैंक से लेती है। किस लेती है? समझा आपको क्लियर? और वर्ल्ड बैंक के पास हर एक करेंसी होती है। क्या होती है? लेकिन वो इक्वल्स टू में डालती है और ये सब के बैंक चार्जेस लेती है। अब एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे एग्जांपल लगो, अभी सपोज फॉर एग्जांपल दो, मैं ध्यान दो, आपको बता दूं, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अब ऋषि की शादी हो गई, देखो हंस रहा है वो। अब ऋषि की शादी हो गई, पत्नी सर खाने लगी, भाई शादी करूंगी तब जब दुबई घुमा के आएगा। कंडीशन रखी थी शादी के पहले ही, दुबई घुमा के आएगा तो मैं हाँ बोलती, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी। अरे भाई शादी के बाद घुमा के आना, लेकिन कंडीशन तो पहले रखनी पड़ती ना। और आजकल लड़कियां बहुत शानी होती, वो ऐसा नहीं धमकी देती, वो बोलती मेरी दुबई जाने की ना बहुत इच्छा है। फिर लड़का बोलता है यार क्या, चलो। शादी एक की हुई लेकिन बाराती सब हो गए। देखो ना कैसे गोल कर रहे हो, यानी तुमको अपनी कहानी याद आ गई ऐसा लग रहा। अबे यहां ध्यान दो, आम का गुटली मत गिनो, गुटली के पीछे पड़ गए। तो अब ऋषि को उसकी वाइफ ने इमोशनली किया था कि यार मेरे को दुबई बहुत पसंद है, मेरा ड्रीम प्लेस है, ऐसा है वैसा है। और इसने घड़ी ने इमोशनल में आके प्रॉमिस कर दिया ठीक है शादी करो दुबई। ओके, इधर ऋषि को देखो मैं शादी नहीं हुई, इमेजिन करो सर। हो गई बातें, ध्यान दो। अब ऋषि को दुबई जाना है, शादी हो गई। अब ऋषि ने इसे प्रॉमिस किया था कि मैं पक्का घुमाऊंगा, तो हनीमून के लिए पैकेज दुबई का सोचा उसने। अब दुबई के लिए जाना था तो पैसा 2-3 लाख रुपए तो लग ही जाता है। तो 2 लाख रुपए पप्पा से लिए और 2 लाख रुपए ये तो सीरियस हो गई बात।
अब तुमको मैं चिल्लाऊं फिर शांत बैठोगे? ठीक है, तो फिर 2 लाख रुपए उसने कैरी किए, पापा ने बोला उसको ये रख दे। अब मुंबई की एयरपोर्ट से फ्लाइट थी उसकी, 2 लाख रुपए मुंबई से फ्लाइट थी शाम को। तो उसकी पत्नी ने बोला कि भाई 2 लाख रुपए इतना लेके जा रहे तो वहां पे चलेगा सही? तो बोला ठीक है वहां पे एक्सचेंज कर देंगे। तो बोला वहां पे फिर एक्सचेंज के पैसे लगेंगे ज़्यादा। तो उसने क्या किया, अपने कमर्शियल बैंक के पास गया और उसको बोला कि क्या मुझे दुबई के दिरहम करेंसी में ये पैसा मेरा एक्सचेंज हो सकता है क्या? ओके, तो फिर बैंक ने बोला बिल्कुल हो जाएगा। तो बैंक ने कुछ चार्जेस लिए और उसको दिरहम करेंसी में उसको वो रुपीस को कन्वर्ट करके दिए और उनके अकाउंट में या उसको हाथ में दिए या उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए, जो भी होगा। तो इस तरीके से बैंक कोई भी जब बाहर विदेश जाता है तो इंडिया के बैंक से, इंडिया के कमर्शियल बैंक से वो करेंसी एक्सचेंज कर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि बाहर के करेंसी आप एक्सचेंज करोगे रुपीस में तो बाहर के चार्जेस भी जो लगेंगे वो उस करेंसी में लगेंगे। इसलिए कभी भी कोई भी जब आप इंडिया के बाहर जब जाते हैं ना लोग, तो वो यहीं से इंडिया से ही करेंसी एक्सचेंज करके जाते हैं ताकि चार्जेस जो है वो इंडियन रुपीस में लगे। क्योंकि बैंक ये सब के चार्जेस लेती है, क्योंकि बैंक खुद तो ना पैसा बनाती है, वो भी किसी और से लेती है और ये सब आने जाने के चार्जेस लगते हैं। क्लियर पिक्चर? तो इस तरीके से बैंक एजेंट बन के करेंसी एक्सचेंज भी करती है और फॉरेन के ट्रांजेक्शन में हेल्प करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। क्लियर पिक्चर? तो यहाँ पे भी बैंक ने क्या काम किया? एज ए एजेंट। क्या काम किया? फिर हमने नेक्स्ट फंक्शन देखना है, वो है परचेज सेल ऑफ सिक्योरिटी। अब आप याद करो, डीमेट अकाउंट आप खोलते ही हो, तो जब आपका शेयर का आप परचेज करोगे या बेचोगे, डिबेंचर खरीदोगे बेचोगे, तो वो जो वो है वहां पे पैसे बैंक से जाते हैं ना, तो इसलिए बैंक कौन बन गई यहाँ पे? एज ए एजेंट। और कभी कभार बैंक खुद का डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट बन के खुद का डीमेट अकाउंट खोलती है। अब देखो ऊपर के पॉइंट में और चौथे पॉइंट में और 5वें पॉइंट में फर्क क्या है? देखो फर्क क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, तुम ध्यान दो। बैंक undertake the purchase and sale of security such of share, debenture, etc. on the behalf of customer. और डीमेट में क्या होता है? डीमेट अकाउंट इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू इट्स कस्टमर फॉर कीपिंग सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब दोनों में फर्क क्या है? जब 5वें पॉइंट में और चौथे पॉइंट में 5वें में फर्क क्या है? दोनों में एजेंट काम कर रहा है और दोनों में सिक्योरिटी से डील हो रही है। लेकिन यहां पे बैंक अगर बोलेगा कि कस्टमर अगर बोलेगा कि परचेस कर या सेल कर तब खरीदेगी, और यहां पे बैंक अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा के तुमको डीलिंग कराने में हेल्प करेगी। जिस एग्जाम्पल को अभी सपोज मेरा SBI में पैसा पड़ा है, SBI के सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है मेरा, और मैंने एक जीरोधा नाम की डीपी के पास अकाउंट खोला, डीमेट अकाउंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसके पास क्लाइंट का अकाउंट होता है और वो NSDL और CDSL से जुड़ा होता है। अब मेरे सेविंग अकाउंट का पैसा मुझे डीमेट अकाउंट ये डीपी के पास, जीरोधा के पास है, तो इसमें पैसे आए कहां से? तो आएंगे तो मेरे सेविंग से ही ना। तो सेविंग अकाउंट में जब मेरा ट्रांसफर हुआ पैसा, तो इन शॉर्ट मेरा वहां पे परचेस एंड सेल में हेल्प किया बैंक ने एजेंट बनकर, तो उसको बोलेंगे परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन अगर SBI बोलती है कि मेरे पास ही डीमेट अकाउंट है तो मेरे पास खोलो ना, काय को तुम दूसरे को जा रहे हैं? मैं खुद डीपी हूं, मैंने NSDL और CDSL ऐप किया है, आप हमारे पास ही खोलो, सेविंग भी हमारे पास और डीमेट भी हमारे पास। तो पैसे जब लगेंगे डीमेट डालना, जब निकालना होगा निकाल देना। तो तब ये डीमेट अकाउंट बैंक एज एजेंट बन के हमको डीमेट अकाउंट ऑप्शन अवेलेबल दे रही है, फैसिलिटी,
कि मैं एजेंट बन के तुम्हारे लिए डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर परचेस और सेल करूंगी। क्लियर? तो बहुत सारी बैंकों ने खुद का आज डीमेट अकाउंट शुरू कर दिया है, पहले नहीं था, पहले, लेकिन आज खुद का उनके पास डीपी का लाइसेंस है और वो खुद का ही डीमेट अकाउंट खोलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे बैंक एज ए एजेंट बन रही है। क्या बन रही है? क्योंकि कस्टमर के बिहाफ में, अपने कस्टमर के बिहाफ में वो थर्ड पार्टी यानी कंपनी के शेयर परचेस बेच के दे रही है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आपको डीलिंग करवा रही है, तो इसलिए बैंक वहां पे एजेंट बनी। कौन बनी? और इसके लिए कुछ चार्जेस लेती है, ट्रेडिंग चार्जेस, कमीशन। और कमीशन डीमेट अकाउंट में परचेस पे भी लगता है और सेल पे भी लगता है, दोनों पे लगता है। जैसे एग्जाम्पल, आपने अगर किसी बैंक के पास डीमेट अकाउंट खोला, आपने सुबह 50,000 के शेयर खरीदे और वही 55 में बेचे, तो आपका दिन का ट्रांजेक्शन 1,05,000 का हुआ, तो 1,05,000 रुपये पे कमीशन लगेगी। हाँ, ट्रांजेक्शन फीस, ब्रोकरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ब्रोकरेज। ब्रोकरेज और कमीशन में फर्क ही होता है, कमीशन सिर्फ सेल पे लगता है और ब्रोकरेज टोटल ट्रांजेक्शन पे लगता है, और ट्रांजेक्शन में परचेस और सेल दोनों आते हैं। आपको रोज रात को स्टेटमेंट आएंगी कि आज आपका 1,05,000 का ट्रांजेक्शन हुआ, इसमें 0. जितना भी होगा 1%, 2% कमीशन जो होती है वो लगती है। हाँ बोलिए। ब्रोकरेज वो डिफर करता है बैंक टू बैंक। डीमेट अकाउंट का ब्रोकरेज जो है ना, डीपी, वो खुद तय करता है। हाँ, आज की तारीख में सबसे कम जो डीपी लगा रहा है वो जीरोधा है। जीरोधा के चार्जेस है 0.2 समथिंग। हाँ, अब वो देखना पड़ेगा कितना अमाउंट है, क्योंकि अभी फिलहाल मैं एंगेज नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट से निकाल दी है फिलहाल के तौर पे, क्योंकि मुझे कुछ लीगलिटी में दिखाना नहीं है, तो इसलिए मेरा अभी कोई फिलहाल ट्रांजेक्शन नहीं चल रहा है। करंट में इससे भी कम आया होगा कोई डीपी, तो यू कैन प्रिफर दोज, बट ये सिक्योर्ड है ऐप। क्लियर? समझा? मैंने कोई पर्पस शो तो ना किया। That's fine. क्लियर पिक्चर? पक्का समझ में आया आपको अच्छे से? कोई डाउट है इसमें? ओके, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए ये सारे काम एजेंसी फंक्शन में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंक क्या बनती है? एज अ इंटरमीडिएट बन के अपने कस्टमर के लिए थर्ड पार्टी से डील करती है। अब यूटिलिटी फंक्शंस नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।